नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को कल ही बता दिया गया था कि आज हमारी एग्रोनॉमी की क्लास होगी। ये क्लास किसके लिए होगी? तो ये क्लास जो है वो 11th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए होगी। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल सकें। ठीक है, और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, आप लोगों के पास आवाज़ जा रही होगी। तो अब इस क्लास की डिमांड बहुत दिनों से थी, तो थोड़ा लेट होने के लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे से आपकी क्लास जो है वो 11th और 12th की भी चलती रहेंगी। ठीक है, तो 11th और 12th वाले जो स्टूडेंट थे उनकी बहुत दिनों से डिमांड थी, तो टाइम ना मिलने के कारण तब से क्लास नहीं चल रही थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म होगा, जैसे यूपी कैडेट BHU ICR में एग्रोनॉमी आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, थोड़ी बहुत बची है तो वो तो चलती रहेगी। तो जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही हम आपकी क्लास लेकर के आ गए। ठीक है, अब आज आपकी एग्रोनॉमी की क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद आपके एक एक सब्जेक्ट हो जाएंगे ना। एग्रोनॉमी मतलब इसको क्या बोलते हैं? कृषि सस्य विज्ञान। ठीक है, कृषि सस्य विज्ञान, और ये भाग 1 होता है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र इसको बोलते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद हम कब और कौन सी क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे। अब सबसे पहले आप लोग कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी मतलब इसकी जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका होगा, आप लोगों को स्कीम भी पता चल गई होगी ना। कल आपकी स्कीम आ गई थी और कल हमने आपके ग्रुप पे भी डाल दिए थे, तो आप लोगों को पता होगा इसका पेपर कब है, वो आप लोग देख लेंगे। और नहीं पता होगा तो जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आप लोग ज्वाइन होकर के उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से अपने जो है पेपर वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो इसको आपको इसमें एक चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि इस साल आपका 70% कोर्स रहेगा, केवल 100% कोर्स में से 30% कोर्स माइनस कर दिया गया था। ठीक है, अब 30% कोर्स जो है वो कौन कौन सा माइनस किया गया था वो तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो अभी हम आपको दिखाएंगे आगे 70% कोर्स में आपका क्या क्या बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखेंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग पैटर्न देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है जिसमें 5 इसके अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 MCQ होते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई पेपर रखा हो या मॉडल पेपर कोई भी रखा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आपका 5 नंबर का होता है और उसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, 5 MCQ होते हैं, तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। ठीक है, और 2 से 6 जो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 मतलब आपके क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे? 17 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे। ठीक है, जिसमें पहले क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट होते हैं, मतलब 5 इसके अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 MCQ होते हैं और कितने नंबर के होते हैं? 5 नंबर के। ठीक है, अब 2 से और 6 तक मतलब 5 क्वेश्चन ये एक एक नंबर के रहेंगे। आपको 1 वर्ड में आंसर इसका देना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 से 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से 11 ये जो रहेगा आपका 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरी शॉर्ट आंसर इसके बोलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं और ये कितना हो गया आपका? 10 नंबर हो गया। ठीक है, टोटल आपका 50 नंबर का पेपर आता है ना, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो आप लोग ये अगर अच्छे से देख लेंगे क्लास तो 50 में से 50 नंबर आपके लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आप लोग करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अभी हम आपको इस क्लास में पूरा का पूरा बताएंगे कैसा आपका क्वेश्चन जब ऐसे तरह से आएगा तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे 3 क्वेश्चन आपके आते हैं 12, 13, 14, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे? 12। अब 3 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के 6-6 नंबर के आते हैं, मतलब इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये। टोटल 18। अब 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45 और 5 50, आपका टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का हो गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप हमने आपके लिए लिखी हैं, तो वो कौन सी क्रॉप हैं वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप ये आपको अगले पेज पर मिलेंगी देखने को। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे हम लिख देंगे। सबसे पहले आप लोग देख लेंगे यहाँ पे जो आपका 70% कोर्स बचा है वो कौन सा है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे सही से। इसको थोड़ा जूम कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उपयुक्त में अनुक्रम में 70% कोर्स ये है। ठीक है, मतलब 70% कोर्स आपका कृषि सस्य विज्ञान में कौन सा है देखेंगे। यहाँ पे आप लोग कृषि सस्य विज्ञान। ठीक है, कृषि सस्य विज्ञान यहाँ पे ये आपका कोर्स रहेगा प्रथम प्रश्न पत्र का। ठीक है, अब जैसे सस्य विज्ञान की साधारण फसलें और मिट्टी तथा खाद ये आपके कोर्स का नाम है। अब इसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो होती है आपकी यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल का कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ पे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपकी कौन कौन सी क्रॉप हैं इस बार? गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, सरसों, अरहर, मटर, चना, बरसीम, आलू और गन्ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी कितनी क्रॉप हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, केवल 11 क्रॉप आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, इसमें से 11 क्रॉप में से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन आपके कितने से आएंगे? तो ये केवल 11 क्रॉप आपको पढ़ने में और 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें से भी अगर आप लोग इम्पोर्टेंट अगर पूछना चाहेंगे तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका गेहूँ और धान तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, गेहूँ धान इम्पोर्टेंट है, मक्का भी आपकी इम्पोर्टेंट है, और इधर आपकी गन्ना और आलू इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बरसीम तो आपको पता ही है इम्पोर्टेंट है, और मटर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक सरसों भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसी में से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। लेकिन अब आपकी 3 ही तो बची ना, चना बचा है। अब चना और मटर सेम होता है बिल्कुल। ठीक है, इसमें थोड़े इसकी वैरायटी वगैरह चेंज होती हैं। तो चना और मटर जब आप लोग याद करेंगे, जब चना याद करेंगे या मटर याद करेंगे तब चना भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सब कुछ आप लोग याद करेंगे। हर एक जो क्लास है आपकी, हर एक क्रॉप आपको मिल चुकी है। जो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं ना शुरुआत से, सब लोगों को क्लासेस इसकी प्रॉपर मिल चुकी हैं। ठीक है, आपका एग्रोनॉमी का कोर्स ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसमें से भी ये जो 11 क्रॉप हैं इसमें से भी क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जैसे उसकी वैरायटी पूछ लेगा। ठीक है, वैरायटी पूछ लेगा, उनके मुख्य गुण क्या हैं वो पूछ लेगा, प्रदेश के उपयुक्त क्षेत्र मतलब कहाँ पे उगाई जाती है वो पूछ लेगा, सोइंग टाइम इसका पूछ लेगा, सीड रेट पूछ लेगा। ठीक है, और सोइंग मेथड पूछ लेगा, खाद कैसे देंगे, इसमें सिंचाई कैसे करेंगे, फसल रक्षा उपयुक्त फसलों में खरपतवार मतलब बीड कंट्रोल और डिजीज़ कंट्रोल, डिजीज़ मैनेजमेंट, इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे, और कैसे कोई क्रॉप आ जाती है तो कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आप लोग केवल सिलेबस समझ लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे यूनिट फर्स्ट आपको समझ में आ गई होगी, यूनिट सेकंड की बात कर ले रहे हैं। जैसे यूनिट सेकंड में क्या है? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की हम आपको एक क्लास और दे देंगे। ठीक है, जो इसमें सॉइल साइंस है आपकी, सॉइल साइंस भी आपके पंकज सर ने बहुत सारी ख़त्म करा दी है, कुछ चीज़ें उसमें बची हैं तो वो आपकी ख़त्म करा दी जाएंगी अभी 1-2 दिन में, तो तब आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मिट्टी के बारे में, मिट्टियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में भी क्लासिफिकेशन कौन सा? बजरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, सिल्ट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। मिट्टी के भौतिक गुण। ठीक है, मिट्टी के भौतिक गुण ये हमने आपको पढ़ा दिए हैं, मिट्टी के भौतिक गुण। मतलब आपका ये सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा रह गया है, एक पेज ज़्यादा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाला, वो आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 15 और 10 25 नंबर का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब आगे बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड की, यूनिट सेकंड आपका हो गया है। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड आप लोग देखेंगे। यूनिट थर्ड में क्या होगा? खाद एवं उर्वरक वाला आ जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड में खाद एवं उर्वरक वाला आ जाएगा। यूनिट थर्ड यहाँ पे ऊपर कर देते हैं इसको। यूनिट थर्ड आप देखते हैं खाद एवं उर्वरक, ये भी आपके सर ने करा दिया है। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें।
ठीक है। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे भी, ठीक है। 2 साल के क्वेश्चन पेपर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कैसा आपका आता है, ठीक है। खाद तथा खाद देना, कैसे हम कोई फसल खरीदी है तो उसमें कैसे खाद देंगे, ठीक है। मुझे इसमें आ जाएगी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, वो आपके सर ने पढ़ा दिए हैं, कल परसों ही पढ़ाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ लिए होंगे उसको, ठीक है। खेत की मुख्य फसलें तथा मिट्टी से ली जाने वाली नाइट्रोजन, ठीक है, और फॉस्फोरस पोटास की मात्रा कितनी देते हैं, खाद देने की आवश्यकता क्या है, मतलब खाद किसी को क्यों देते हैं। तो ये सारी की सारी हरी खाद की फसलें तथा उनके उपयोग, जो क्लासें हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है, जो क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही हैं, अगर वो क्लास आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग वहीं से सुन करके कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको खाद अगर पढ़ाई जाती है, इसमें कितनी खाद, जैसे आपके गेहूं की क्रॉप कराई गई, ठीक है, गेहूं की क्रॉप अगर कराई गई है तो उसमें आपको बताया गया है कि गेहूं की क्रॉप में एनपीके की कितनी मात्रा देते हैं, ठीक है। जब एनपीके की कितनी मात्रा देते हैं ये वहाँ पे बताते हैं, तब सर ये भी बताते हैं कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह देते हैं तो क्यों देते हैं, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, आपके यूनिट जो थर्ड है वही चीज़ यहाँ पे उसको लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग तभी बोलते हैं हम लोग कि आप लोग क्लास पूरी देखा करिए, आप लोग क्लास अगर पूरी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें यूनिट थर्ड में ही है, ये 15 नंबर का आपकी आएगी ना, 15 नंबर की आपकी आएगी। तो इसमें और क्या है आपका यूनिट, जो गोबर की खाद है, ठीक है, गोबर की खाद, कंपोस्ट, अरंडी की खली, मूंगफली की खली, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, मिश्रित खाद, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जैविक खादें मतलब वर्मी कल्चर, बेरोग्रीन एल्गी, राइजोबियम कल्चर, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको करा दिया गया है, अच्छे से कराया गया है। जिसने भी ये एग्रोनॉमी की सारी क्लासेस देखी हैं, सुनी हैं अच्छे से, तो वो अच्छे से कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि करके सब। अभी आप लोग सिलेबस समझ लीजिए, 2 मिनट और है सिलेबस समझने की, उसके बाद एक एक करके सभी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। अब यूनिट 4, इसमें से आपका 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का कैसे, वनों की छेड़ता, चरागाहों एवं फसलों का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है वो, ये 3 नंबर का आएगा आपका, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण का जलवायु, मृदा और आधुनिक कृषि पर प्रभाव, ठीक है, मतलब पर्यावरण में जो प्रदूषण पॉल्यूशन हो रहा है उसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आधुनिक कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, मतलब पर्यावरण को जो प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण, उसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये 4 नंबर का आपका आ जाएगा। उसके बाद उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, ये सब कुछ आपका 3 नंबर का आएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एक एक करके चीज़ें समझेंगे। जैसे आपका क्या है, फर्स्ट यूनिट आपकी क्या थी, क्रॉप वाली, ठीक है। क्रॉप वाली यूनिट से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब मान लिया जैसे क्रॉप में हमने आपको बताई 11 क्रॉप आपकी आएंगी और 11 क्रॉप आपकी हम करा चुके हैं। अब इसमें केवल आपको लिखने का बताना है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी आ गई गेहूं की क्रॉप, ठीक है, गेहूं की फसल के बारे में लिखिए, ठीक है, गेहूं की फसल के बारे में लिखिए, ठीक है, गेहूं की फसल के बारे में लिखिए। क्वेश्चन अगर आपका आ जाए, ठीक है, कि वैसे क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मटर की खेती का वर्णन कीजिए, ठीक है, उसमें 3-4 हेडिंग दे देता है, या बरसिम की खेती का वर्णन कीजिए, तो 3-4 हेडिंग जो दे देता है उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जैसे गेहूं का आपको खेती करने के लिए आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया कि गेहूं की खेती के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, मतलब गेहूं की खेती का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग एक कॉपी ले लेंगे, रफ कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। जैसे गेहूं की खेती आ गई तो आप लोग कैसे शुरू करेंगे जिससे कि एग्जाम में आपको 6 में से 6 नंबर दे। तो सबसे पहले आप लोग उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, मतलब बॉटनिकल नेम, उसके बाद फैमिली, उसके बाद उसका 2n मतलब जो उसका क्रोमोजोम नंबर होता है वो, उसके बाद ओरिजिन प्लेस उसका हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद फिर नीचे ही लाइन में आप लोग लिखते चले जाएंगे उसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है मतलब फल का प्रकार क्या है, उसका एडिबल पार्ट क्या है मतलब खाने वाला भाग क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे ऊपर से यहाँ तक, ठीक है। मतलब इससे पेज भी आपका भर गया और आप सबसे अलग रहेंगे, ठीक है। वैसे इंटर में जो बच्चा होगा वो ये कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। मैंने ऐसा सब कुछ लिखा था क्योंकि मेरी कॉपी वहाँ पे भी अलग दिख रही होगी सबको, ठीक है। मेरी कॉपी वहाँ पे क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ये सब कुछ क्लासिफिकेशन वहाँ पे लिखा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तभी मैं अलग रहा हूँ तो तभी मैंने ड्रॉप कर पाया है। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब पहले ऊपर क्लासिफिकेशन उसका हो जाएगा क्रॉप का, ठीक। क्रॉप का क्लासिफिकेशन मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, गेहूँ के बारे में क्या लिखेंगे। सबसे पहले उसका क्लाइमेट हेडिंग डालेंगे, उसका क्लाइमेट कैसा होता है मतलब जलवायु, ठीक है। आप लोग इंग्लिश अगर लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी भी, अगर हिंदी आपको आती है तो हिंदी लिख लेंगे। मैंने तो इंग्लिश लिखा था वहाँ पे, ठीक है। और कोई चीज़ अगर मुझे इंग्लिश में नहीं आती है तो मैंने हिंदी लिख दी थी वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा होगा। तो सबसे पहले उसका क्लाइमेट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। गेहूँ के लिए हमें कैसे जलवायु की आवश्यकता होनी चाहिए वो लिख देंगे आप लोग। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा ना गेहूँ के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो वो आप लोग वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लोग जैसे आप लोगों को हम जलवायु में आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो गेहूँ के लिए सभी प्रकार की जलवायु आवश्यक हो सकती है, लेकिन इसके लिए सर्वोत्तम जलवायु क्या होती है, तो ये सर्वोत्तम आपका कौन से ऋतु में उगाया जाता है, तो आप लोग लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर यहीं पे लिख देंगे, इसमें उपयुक्त तो टेम्परेचर इसके लिए कितना होता है, जर्मिनेशन के लिए कितना होता है, ठीक है। टेम्परेचर में आप लोग दो चीज़ लिखेंगे, जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए कितना होता है, और उसके बाद उसके बढ़वार के लिए कितना होता है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना होता है। ये आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब समझ गए होंगे। हमने आपको बताया जैसे आपके पेपर में आ रहा है गेहूं की खेती का वर्णन कीजिए, ठीक है। गेहूं की खेती का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले ऊपर आप उसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे पहली जलवायु, ठीक है। जलवायु में आप लोग क्या लिखेंगे, कैसी जलवायु होती है इसकी, शीत होती है या गर्म होती है, तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद उसका टेम्परेचर लिखेंगे। टेम्परेचर में दो चीज़ लिखेंगे, जर्मिनेशन के लिए मतलब जब उसका जमाव होता है अंकुरण के लिए कितना तापमान होना चाहिए, और बढ़वार के समय कितना तापमान होना चाहिए, ठीक है। एक हेडिंग आप लोग समझ गए। अब दूसरी हेडिंग की बात करते हैं। दूसरी हेडिंग जैसे आप लोग डालेंगे, दूसरी हेडिंग आप इसकी वैरायटी डाल देंगे, गेहूं की वैरायटी, ठीक है। वैरायटी आप लोग याद कर लेंगे। एक लड़का कल कमेंट कर रहा था कि वैरायटी हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो वो सबके साथ ऐसा होता है। आप लोग बार बार उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होती रहेंगी, ठीक है। वैरायटी बहुत सारी होती हैं तो वो सबके साथ ऐसा ही होता है कि वो भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही रिवीजन कर लेते हैं तो वो याद आ जाती है, ठीक है। ऐसा ही आपके साथ होगा। अभी आप लोग पहली बार वैरायटी याद कर रहे हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आप लोग जब उसको बार बार रिवीजन करेंगे उसका, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा नहीं टेंशन लेंगे कि वैरायटी भूल जाते हैं, तो वैरायटी वो सब लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा रिवीजन करता रहता है उसको वैरायटी याद आ जाती है, ठीक है। अब वैरायटी लिखने के बाद तीसरा काम आप क्या करेंगे, सॉइल लिखेंगे, मतलब मृदा कैसी होनी चाहिए। अब मृदा में आप लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए कैसी मृदा होनी चाहिए, दोमट, या अगर आपको कोई मृदा याद नहीं आती है कि किसी फसल के लिए कैसी मृदा सर्वोत्तम होती है, तो वहाँ पे आप लोग दोमट लिख देंगे, ठीक है, या बलुई दोमट, ठीक है, बलुई दोमट वगैरह लिख देंगे तो वो सही हो जाएगा। और उसका पीएच यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, ठीक है। पीएच और कोई नहीं लिखेगा, जो इसकी तैयारी करते होंगे चैनल से वो ही लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे क्लासेस वगैरह नहीं चलती हैं, तो आपकी कॉपी जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वहाँ पे अलग दिखाई देगी, तो उससे आपके नंबर थोड़े बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसका पीएच वगैरह भी लिख देंगे। अब चौथे नंबर पे आप लोग क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पे इसकी सॉइल की तैयारी। सॉइल की तैयारी कैसे करेंगे, चौथे नंबर पे पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, मृदा की तैयारी, ठीक है। मृदा की तैयारी मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है।
आप लोग कैसे इसकी तैयारी करेंगे, कितनी आप इसकी जुताई वगैरह करेंगे, वो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ठीक है। और 5वां पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, इसकी सीड रेट, मतलब गेहूं की सीड रेट कितनी होती है। अब गेहूं में भी बहुत तरह की सीड रेट आपको लिखाई गई है, वो सभी सीड रेट आप लोग लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, स्पेसिंग इसकी लिखेंगे, गेहूं में कितनी स्पेसिंग रखते हैं, मतलब अंतरण इसमें कितने का रखते हैं, वो आप लोग लिख देंगे। उसके बाद 7 नंबर पे आप इसका क्या करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र लिखेंगे। आप लोग लिखते चलिए मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मतलब खाद एवं उर्वरक, ठीक है, खाद एवं उर्वरक। अब आप लोग खाद एवं उर्वरक में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो खाद एवं उर्वरक में, जैसे खाद उर्वरक की बात करें, ठीक है, उर्वरक में हम लोग NPK देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। NPK में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो टोटल मात्रा होती है वो हम कब देते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की टोटल मात्रा बुवाई के समय ही दे दिया जाता है, ठीक है। जब हम खेत की बुवाई करते हैं तो पूरी मात्रा हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की दे देते हैं, लेकिन पोटेशियम की हम आधी मात्रा देते हैं, ठीक है। और आधी मात्रा हम कब देते हैं, तो उसका फ्लोरिंग स्टेज पर देते हैं, ठीक है, फ्लोरिंग स्टेज पर दे देते हैं उसका, ठीक है। तो आप लोग यही लिखेंगे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की हम पूरी मात्रा देते हैं जब खेत की बुवाई करते हैं, और पोटेशियम की मात्रा आधी आधी करके दी जाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे 8वें नंबर पे आप लोग क्या लिखेंगे, 8 नंबर पे आप लोग, अब इसका खाद वगैरह हो गई, अब आप लोग 8वें नंबर पे इसकी सिंचाई करेंगे, ठीक है, मतलब इरीगेशन, ठीक है, इरीगेशन। इसके बाद जितनी भी इरीगेशन गेहूँ में चलती हैं, जितनी करनी चाहिए 6 होती हैं ना, तो 6 आप लोग लिख देंगे, कब तक होती हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इरीगेशन के बाद आप इसका क्या करेंगे, बीड मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, बीड मैनेजमेंट करेंगे। बीड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, निराई गुड़ाई करेंगे। उसके बाद 10 नंबर पे डिजीज़, इसका डिजीज़ मैनेजमेंट करेंगे, मतलब रोग नियंत्रण, रोग का जो रोग से बचाव करेंगे, ठीक है, रोग से हम कैसे बचाव कर सकते हैं वो उस लिख देंगे। और 11 नंबर पे आप लोग इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब आपका कीट एवं ये कीट वाला मैनेजमेंट कैसे करेंगे कीट का, वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे कोई सा भी कीट लग गया मान लो गेहूँ में, तो उसका हम कैसे वहाँ से सही करेंगे, मतलब इंसेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद 12 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, यील्ड आ जाएगा, ठीक है, उसकी उपज, ठीक है, उसकी उपज आ जाएगी, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट में आपकी कोई सी भी क्रॉप होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 12 क्रॉप में आपको हर एक क्रॉप में, जैसे अगर ये गेहूं का हमने आपको बताया, ऐसे ही अगर मक्के का आ गया तो मक्के का भी आप लोग ऐसा ही कर देंगे, ठीक है। और चने का आ गया तो उसका भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। और अब एक बार सुन लेंगे, यहाँ पे हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया ऊपर आप लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लाइमेट करेंगे, ठीक है, क्लाइमेट देखेंगे कैसा होता है। अब जैसे आप लोग मान लो कि आप लोग गेहूं की बुवाई करके आए हैं अभी, ठीक है, आप लोग मान लेंगे कि आज आपके खेत में गेहूं की बुवाई हुई है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि जब हम बुवाई करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, बुवाई करने से पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइमेट देखते हैं, मतलब बादल वगैरह तो नहीं है। अगर बादल होगा और बारिश होने वाली होगी तो आप लोग बुवाई नहीं करेंगे। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, सबसे पहले हम क्लाइमेट देखते हैं, मतलब बाकी जलवायु और टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले काम करते हैं। अब टेम्परेचर आपने देख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपका कोई सा खेत है तो उसके लिए कौन सी हमें वैरायटी चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर पछेती खेत है आपका, तो पछेती खेत में पहले क्लाइमेट देखेंगे, उसके बाद उसकी वैरायटी देखेंगे कि इसके पछेती के लिए कौन सी वैरायटी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपने वैरायटी देख लिया, अब क्या करेंगे आप लोग कि वहाँ की सॉइल देखेंगे, ठीक है, सॉइल देखेंगे सॉइल कैसी है, ठीक है। सॉइल देखने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, सॉइल की तैयारी करेंगे, ठीक है, मतलब उसकी जुताई और जो कुछ होता है वो करेंगे, ठीक है, मतलब बीज बोने से पहले सॉइल की तैयारी करेंगे आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सीड रेट लिखेंगे, मतलब सॉइल की तैयारी हो गई, अब बुवाई के लिए खेत तैयार हो गया। अब आप लोग देखेंगे कितना इसमें सीड डालेंगे हम लोग, ठीक है, बुवाई कितना सीड रेट इसमें डालेंगे, ठीक है। सीड रेट आपकी पड़ गई, अब क्या करेंगे आप,
मतलब सीड आपका पड़ गया, तो अब आप लोग देखेंगे इसकी स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग मेंटेन करेंगे। अगर आपने सीड की बुवाई कर दी और पास पास ज़्यादा वो हैं तो उसका निराई गुड़ाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिंग वही होती है। इसके बाद अब आपके खेत में क्रॉप उगा आई है, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र देंगे, ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र आपने दे दिया, उसके बाद आप उसकी इरिगेशन करेंगे, मतलब उसकी सिंचाई करेंगे, ठीक है। आप अपने से रिलेट करके याद करेंगे चीज़ें तो याद हो जाएंगी, रटने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसको भूल जाएंगे, ठीक है। मतलब आप लोग जैसे ही मैन्योर और फर्टिलाइज़र देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, ठीक है। अब सिंचाई के बाद आप लोग क्या करते हैं, सिंचाई के बाद आप लोग बीड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, बीड मैनेजमेंट आप लोग सिंचाई के बाद करते हैं, ठीक है। बीड मैनेजमेंट इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसके जो खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, खरपतवार का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अब खरपतवार का मैनेजमेंट करने के बाद आप डिजीज़ और इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद आपकी यील्ड आ जाएगी, ठीक है। इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा। कोई सी भी क्रॉप आपको दे दी जाए तो उसमें आप सब लोग ये काम ज़रूरी है वो करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है शुद्ध बीज उत्पादन कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि गेहूं के शुद्ध बीज का उत्पादन करिए, तो कैसे करेंगे गेहूं में शुद्ध बीज का उत्पादन, तो इसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस भी खेत से हम लोग सीड, जो शुद्ध सीड होता है वो लेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें ऐसा खेत चुनना चाहिए जिसमें कि पिछले साल आपकी गेहूं की क्रॉप ना हुई हो, ठीक है। मतलब ऐसा खेत चुनेंगे जहाँ पे पिछले वर्ष उसी क्रॉप की जो है खेती ना हुई हो, मतलब वो क्रॉप उगाई ना गई हो। जैसे इस साल हमको जो गेहूं का शुद्ध बीज लेना है तो हमें ऐसा खेत चुनना पड़ेगा जिस खेत में पिछली बार गेहूं की क्रॉप ना उगाई गई हो, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये आप लोग लिख लेंगे, इसका आइसोलेशन जो डिस्टेंस होता है वो 3 मीटर होता है, ठीक है। गेहूं में आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, 3 मीटर होता है। तो दूसरा पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि हम ऐसे खेत का चयन करेंगे जिसके अगल बगल मतलब कम से कम 3 मीटर तक दूसरी वैरायटी का सीड ना बोया गया हो, ठीक है। गेहूं में हम लोग ऐसा खेत में सीड बोएंगे जिसमें मतलब 3 मीटर तक उसका दूसरी वैरायटी का गेहूं ना खड़ा हो, ठीक है। मतलब जैसे इसमें ए वैरायटी का सीड खड़ा है तो यहाँ से दूसरे खेत में अगर बी वैरायटी का सीड खड़ा है और ये 3 मीटर से ज़्यादा है तो चल जाएगा। अगर 2 मीटर के अंदर ही यहाँ पे बी वैरायटी का सीड जो है वो गेहूं का पड़ा है तो हम इसका नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, जो समझाने चाह रहे हैं हम वो आप लोग समझ गए होंगे। मतलब एक खेत से दूसरे खेत के बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए अगर उनमें वैरायटी अलग अलग है तो, ठीक है। अगर वैरायटी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और खरपतवार को नष्ट करने के लिए आपको आइसोप्रोटेरॉल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, चौथा पॉइंट, इसको जैसे ही फसल पक जाए तो तुरंत काट लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वर्षा वगैरह हो जाए तो बालियाँ वगैरह नष्ट ना हो सकें, ठीक है। और इसको अच्छे से साफ करना चाहिए, ये तो आप सब लोग लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा ही आप सब लोग लिख लेंगे। तो ये आपका 15 नंबर का काम यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। 15 नंबर का काम आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग, ये हमने आपको बताया ना जो एग्रोनॉमी आपको पढ़ाई गई थी उसमें सभी क्रॉप आपको करा दी गई हैं। सभी क्रॉप में आपको यही चीज़ लिखनी है जो हमने आपको बताया। सबसे पहले ऊपर उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्लाइमेट, वैरायटी, सॉइल की तैयारी, सीड रेट, स्पेसिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन और बीड मैनेजमेंट, डिजीज़, इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद आपकी यील्ड आ जाएगी, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था, तो दूसरा पार्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे। दूसरा पार्ट इसका हमने अभी आपको सॉइल साइंस वाला था, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका सॉइल साइंस वाला है तो वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब मिट्टी, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह, मिट्टी के भौतिक गुण, ठीक है। मिट्टी के भौतिक गुण क्या होते हैं, मतलब सॉइल का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉइल कलर हो गया, सॉइल वाटर हो गया, ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं सॉइल की। तो इसमें आपको 10 नंबर का यही सब पूछा जाएगा। मतलब सॉइल का
क्लासिफिकेशन इसमें यही है, मिट्टी का वर्गीकरण। ठीक है, बजरीली बलुई, जो बलुई मिट्टी होती है उसमें कैसे क्या होता है, और दोमट मिट्टी कैसी क्या होती है, चिकनी मिट्टी। ठीक है, और मिट्टी के भौतिक गुण, मिट्टी के भौतिक जो गुण हैं वो हम आपको अभी बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यूनिट थर्ड की। ठीक है, यूनिट थर्ड आपकी क्या है, खाद एवं उर्वरक। ये भी आपकी 15 नंबर की है। ठीक है, ये आपके कितने नंबर की है, तो ये 15 नंबर की है। ठीक है, और 15 15 30 और 10 40 हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे 15 नंबर का समझ जाएंगे तो आपका 40 नंबर का काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब खाद एवं उर्वरक जैसे आपके क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मान लो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो खाद एवं उर्वरक में आपका जैसे क्वेश्चन, 1 मिनट यहाँ पे इसको ऊपर कर ले रहे हैं, आप लोग देख लें। जैसे खाद और उर्वरक है। ठीक है, खाद और उर्वरक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन आ गया खाद कैसे देंगे किसी फसल में, तो आप लोगों को हम बता चुके, पहला यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, खाद तथा खाद देना। तो खाद कैसे देंगे, सबसे पहले NPK हम देते हैं ना, तो NPK में हम लोग N और P की फुल मात्रा दे देते हैं और K की आधी मात्रा देते हैं बुवाई के समय। ठीक है, और आधी जो मात्रा बची ये कब देते हैं, तो ये हम आपको फ्लावरिंग स्टेज पर देते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ये आप लोग याद कर चुके होंगे क्योंकि कल आपका ये कल या परसों में आपकी क्लास जब चली थी तो पंकज सर ने ये क्लास आपको कराई थी। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी अभी तक वो वीडियो देख लें जाके। अब अगला, जैसे खेत की मुख्य फसलों द्वारा मिट्टी से ली जाने वाली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा, मतलब जो खेत की मुख्य फसलें हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा लेती हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है, खाद देने की आवश्यकता। खाद क्यों देते हैं ये आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, खाद अगर ना दें, अब आप लोग यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन आ गया और आपको याद नहीं आ रहा है कि खाद हम फसल में क्यों देते हैं, मतलब क्वेश्चन आ गया कि फसल में खाद देने की क्या आवश्यकता है, तो अब आप लोगों के दिमाग में एक इमेज ऐसी बननी चाहिए। मान लो यहाँ पे 2 खेत हैं। ठीक है, एक खेत ऐसा है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 खेत हैं। ठीक है, एक ये है एक ये, इसमें हमने खाद दी है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर इसमें खाद लगी है, इसमें खाद नहीं लगी है। तो अब आप लोगों को देख के ही तुरंत इसकी डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आ जाएगी कि जिसमें खाद लगी होगी वहाँ पे सब कुछ आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे जिसमें खाद नहीं लगाएंगे हम लोग वो खेत मुरझाया हुआ लगेगा। ठीक है, अब मुरझाया हुआ लगेगा तो इसकी यील्ड भी बहुत कम होगी, इसकी यील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, यील्ड अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ के जो फार्मर होंगे उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, और यहाँ के जो फार्मर होंगे इनका लाइफ स्टैंडर्ड ही अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तुरंत आप लोगों के अंदर ये आ जाना चाहिए कि अगर कोई भी फसल है उसका हम उसमें अगर खाद ना दें तो कैसी वो दिखाई देगी। तो यही है यहाँ पे खाद देने की आवश्यकता। अब हरी खाद वाली फसलें और उनके उपयोग, कुछ हरी खाद वाली फसलें होती हैं उनके उपयोग यहाँ पे पूछा गया है। जैसे आप लोग ढैंचा की फसल देखे होंगे। ठीक है, ढैंचा की फसल आपकी हरी खाद की फसल है। इसको फ्लावरिंग स्टेज से आने से पहले ही खेत में इसकी जुताई कर दी जाती है और मिट्टी में मिला दी जाती है, जिससे क्या होता है, इसका उपयोग आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इससे क्या होता है, इसके जो आपका खेत होता है वो उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, अब उर्वरता बढ़ जाएगी तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। जब उर्वरता बढ़ेगी तो फील्ड की आपकी क्या बढ़ेगी, फील्ड की उपज बढ़ेगी, मतलब हमारी जो क्रॉप होगी उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये आपका फसल किस लिए उपयोगी है वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं निम्न खादों का अध्ययन, उर्वरकों एवं उनके प्रयोग विधियाँ। ठीक है, उनकी प्रयोग विधियाँ क्या क्या होती हैं वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट का आप लोग टाइम देंगे क्योंकि इसको साफ कर दें थोड़ा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, तो 1 मिनट का केवल टाइम देंगे आप लोग, इसको थोड़ा साफ कर दें। ठीक है, और चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे अब ये यहाँ पे साफ़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये
साफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे अब हम पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं तो आप लोग सही से देख लेंगे, ठीक है। हमने पेन का कलर ग्रीन कर लिया, यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, ठीक है। ये अब आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्न खादों का अध्ययन उर्वरकों एवं उनके प्रयोग विधियाँ, ठीक है। इस पे हम आ गए हैं। सबसे पहले ये क्या है, गोबर की खाद, ठीक है। गोबर खाद का आप लोग क्या इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग जो गोबर की खाद होती है उसमें आपको NPK पता होना चाहिए। NPK का रेशियो गोबर की खाद जो होती है, मतलब FYM जो होती है, FYM इसमें फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, FYM को हम क्या कहते हैं, तो फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। FYM इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, फार्म, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर। इसमें NPK की मात्रा आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। आपके पंकज सर ने बता दिया होगा, तो वहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और गोबर की खाद, अब गोबर की खाद के उपयोग क्या है, तो आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग गांव के ही हैं। जब गोबर की खाद किसी खेत में मिला दी जाती है तो खेत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही आपको वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। वो आप लोग लिख देंगे। आप जैसे कंपोस्ट आप लोग बनाएंगे, तो कंपोस्ट की एक क्लास हम ले लेंगे अभी, ठीक है। आज ही ले लेंगे, कल ले लेंगे, ठीक है। आज तो आपका अब एक भी क्लास नहीं चलेगा, तो कल या परसों में आपकी क्लास ले लेंगे इसकी, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ जो खलियाँ हैं, वैसे पंकज सर ने भी क्लास ले ली है शायद इसकी, वो खलियों के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। खलियों में कुछ नहीं पूछता है, ज़्यादातर ये पूछता है कि मूँगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, और ऐसे ही आपको दे देगा अरंडी की खली जो होती है उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस मतलब NPK की मात्रा कितनी होती है, यही सब कुछ इसमें दे दिया जाता है। राइजोबियम कल्चर आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें क्या होता है, जो राइजोबियम कल्चर में क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उसमें कौन सा राइजोबियम कल्चर प्रयोग करते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। हमारी जो पंकज सर ने क्लासेस चलाई हैं एग्रोनॉमी की, उसमें वो सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 40 नंबर का काम पूरा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करते रहिए, और अगली क्लास में आपके लिए जब जितने आपको अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपकी अगली एक क्लास और ले ली जाएगी, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है वो, ठीक है। वैसे एक ही क्लास में आपका सब कुछ सिलेबस ख़त्म कराया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं हम लोग, वनों की छीड़ता, ठीक है, वनों की छीड़ता। अभी आप लोग, हमने 40 नंबर का करा दिया, 10 नंबर और बचे हैं। इसके बाद 10 नंबर का जैसे ही आपका हो जाएगा, उसके बाद हम तुरंत जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके 2018 और 19 के, दो हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं यहाँ पे। 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर आपको पूरे यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। पूरे इसमें से जितना हमने पढ़ा दिया, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है, उसी में से आपका वो दोनों पेपर फंस जाएंगे। अभी आप लोग देखेंगे 2-3 मिनट बाद। तो इसमें यूनिट 4 में 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या होगा, वनों की छेड़ता मतलब वनों की कटाई वगैरह, चरागाहों एवं फसलों का पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। मतलब वनों की छेड़ता मतलब वनों की कमी होती जा रही है, चरागाह जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और इनका फसलों और प्रभाव, जो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, चरागाहों एवं फसलों का, मतलब जो वन की कटाई हो रही है अंधाधुंध, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फसल और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अब जैसे वनों की जब खेती आपकी, वनों का जब कटाव हो रहा है ज़्यादा, तो क्या होगा, वनों का जब ज़्यादा कटाव होगा तो क्या होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो, उसका मेन कारण जो है कहीं ना कहीं ये भी है, वनों की कटाई, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पर, मतलब ग्लोबल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अभी आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वाला भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब, वार्मिंग का मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है। मतलब ग्लोबल लेवल पर मौसम का गर्म होना, वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। सीधी सीधी डेफिनेशन इसकी यही है। अब ग्लोबल क्या होता है, मतलब पूरा विश्व के लेवल पर
वायुमंडलीय जो आपका टेम्परेचर होता है वो बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है यहाँ पे वो आप लोग समझेंगे। जैसे वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, अब वनों की जब कटाई हो रही है तो क्या हो रहा है, इसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, CO2 अभी जैसे आप लोग पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया जाता है कि जो हमारा डिसबैलेंस हुआ है इसका हमारे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट का जो डिसबैलेंस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो उसका मेन रीज़न रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, ठीक है, और उधर फरवरी में ही गर्मी पड़ने लगी थी। तो ये क्यों हो रहा है, गर्मियों में आपका बारिश होने के समय पे बारिश नहीं हो रही है, तो ये सब कुछ आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इसलिए आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब ये ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। ठीक है, और थोड़ी बहुत नहीं आई है वो हम आपको अभी समझा दे रहे हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें CO2 की मात्रा बढ़ रही है, पूरी दुनिया में 2 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण ही आपका टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। अब इसमें बहुत कारण हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जैसे कि आपकी बहुत सारी आपकी जो कंपनियां वगैरह हैं, उद्योग धंधे हैं, वो उनसे भी आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका वनों की खेती से ही रिलेटेड है। ठीक है, वनों का जब कटाव ज़्यादा हो रहा है तो वर्षा की मात्रा कम हो रही है, वर्षा की मात्रा कम हो रही है तो फसलों को सिंचाई अच्छे से नहीं मिल पा रही है, जिससे कि आपका जो है प्रोडक्शन कम हो रहा है और किसान को नुकसान हो रहा है। यही सारी चीज़ें आपको जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो यही चीज़ें आपको लिखनी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। और अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण पॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन का जलवायु, मृदा और आधुनिक कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, तो ये आप लोग समझेंगे। यहाँ पे जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो सब लोगों को पता है पॉल्यूशन की वजह से ही जो हमारा जलवायु चेंज हो गई है। ठीक है, मान जैसे फरवरी में आपकी गर्मी पड़ गई बहुत ज़्यादा, मार्च में और ज़्यादा गर्मी पड़ गई। ठीक है, वैसे आपकी अप्रैल में पहले गर्मी पड़ना शुरू हुआ करती थी। ठीक है, तो अब ये पॉल्यूशन की वजह से ही यहाँ पे जलवायु में चेंज हो रहा है। ठीक है, और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मृदा का भी पॉल्यूशन होता है ना, जो सॉइल पॉल्यूशन होता है वो आप लोग पढ़े होंगे। तो सॉइल पॉल्यूशन में क्या होता है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब उत्पादकता जो इसकी होती है वो घट जाती है। ठीक है, और जो उर्वरता होती है वो भी घट जाती है। जब उर्वरता घटती है तो हमारी सॉइल से कम प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो जब ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो सॉइल बंजर होने लगती है, मतलब उस पर कुछ उगता नहीं है। तो वही जब कुछ नहीं उगेगा तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे कि हमारा देश का GDP वगैरह सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो वही सब ऐसा ही आपको लिखना होता है आपकी कॉपी में। ठीक है, जिससे ये सब कुछ आप चीज़ें लिखेंगे तो आपकी कॉपी सबसे अलग रहेगी। ठीक है, आपकी कॉपी जो है सबसे अलग रहेगी और आपको सबसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे लिखना होता है। आधुनिक कृषि पर इसका पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सब कुछ यही है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। मतलब उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन, इसका मतलब क्या हुआ, उर्वरक जो हम लोग नाइट्रोजन NPK वगैरह देते हैं, ठीक है, वो, और जो फसल सुरक्षा मतलब फसल का हम जो आपका डिजीज़ मैनेजमेंट या इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट जो हम करते हैं, जैसे छिड़काव करते हैं किसी फसल पर, कोई भी क्रॉप में अगर डिजीज़ लग गई उसको ख़त्म करने के लिए हम कुछ छिड़काव करते हैं। ठीक है, मान लो आपने 2,4-D लगाया तो 2,4-D का ही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 2,4-D अगर आप लोग यूज कर रहे हैं खेत में तो उसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। मतलब आपने खेत में खाद लगा दी, ठीक है, खाद लगा दी और उर्वरक का उपयोग कर लिया और आप लोगों ने 2,4-D का भी उपयोग कर लिया, तो आप लोगों ने ये कभी सोचा होगा कि इसका हमारे जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो ही यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है,
जो ये आपका 3 नंबर में आएगा, ठीक है, इसमें से 3 नंबर में आएगा। तो आप लोग पता ही चल गया होगा कि हम ज़्यादा उर्वरक का यूज कर रहे हैं तो हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो खेत होता है वो आपका जितना आप लोग जो उर्वरक वगैरह देते हैं वो पूरा यूज नहीं करता है, ठीक है, पूरा यूज नहीं कर पाता है, और जिससे कि कुछ मात्रा में इसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब इसके जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो उसकी कुछ मात्रा आपके पर्यावरण में भी चली जाती है, ठीक है। चाहे आपका डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू जाए, मतलब नाइट्रिफिकेशन हो जाता है तब तो कुछ नहीं होता है, डिनाइट्रिफिकेशन जब होता है मतलब नाइट्रिफिकेशन की उल्टी क्रिया हो जाती है, तो इसमें कुछ इसका उसके डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू या लीचिंग वगैरह के थ्रू इसका बहुत सारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। लीचिंग वगैरह आप लोगों ने जब पढ़ाई थी आप लोगों को, तब वहाँ पे आपको समझाया गया था, ठीक है। और ये सब उसमें वही लिखना है, ठीक है, उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, मतलब आपको 50 नंबर का पूरा हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आप लोग 50 में से 50 नंबर लाने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। अभी भी आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी हम आपको सबसे पहले यहाँ पे पेपर करा दे रहे हैं। जैसे हम ये आपका 2018 का पेपर है, ठीक है, 2018 का पेपर है, उसमें क्या पूछा गया था सबसे पहले आप लोग अपने खुद ही देख लेंगे, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हम पूरा सिलेबस आपका अभी कवर करा चुके हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि शीर्षकतन की क्रिया कौन सी क्रॉप में होती है जिससे कि उपज बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टॉपिंग। हमने आपको जब पढ़ाया था तो निपिंग और टॉपिंग हमने आपको बताया था कहाँ पे होता है, तो चने में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। अब जैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा। स्मॉग, मतलब स्मॉग जो होता है धुआं, ये तो वायु प्रदूषण का कारण है ही, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी है, SO2 जो है वो भी है, नाइट्रोजन गैस ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आगे जैसे प्रोटीना किसकी प्रजाति है, आप लोगों को पता होगा ना, जिसने मक्के की क्रॉप याद कर ली होगी, वैरायटी याद कर ली होंगी, उसको पता चल गया होगा कि प्रोटीना मक्के की प्रजाति है, ठीक है। प्रोटीना जो है वो मक्के की वैरायटी है। ऐसे ही मृदा के भौतिक गुण, अब मृदा के भौतिक गुण अभी हमने आपको बिल्कुल बताया है, मृदा रंग भी बताया है, मृदा गाढ़ता भी बताया है, मृदा कोलाइड भी बताया है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर जब ऑप्शन में इनमें से सभी आता है तो वो आंसर सही हो जाता है, ठीक है। आप लोग ये भी तुक्का लगा सकते हैं। किस फसल में एजेटोबैक्टर एक उपयोगी जैव उर्वरक है, ठीक है। एजेटोबैक्टर ये आपके सर ने, जो पंकज सर हैं, उन्होंने आपको कल ही शायद बताया था अपनी क्लास में, तो आप लोग क्लास करते रहेंगे। एजेटोबैक्टर हमारा जो है सीरियल्स में पाया जाता है, ठीक है, और एजेटोबैक्टर हमारा सीरियल क्रॉप में पाया जाता है। सीरियल क्रॉप हमारा मक्का, गेहूँ, चावल वगैरह आ जाता है, तो मक्का इसमें ऑप्शन है, तो मक्का हमारा सही होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, जैसे गेहूं को प्रथम सिंचाई की अवस्था का नाम लिखिए। जो गेहूं की प्रथम सिंचाई की अवस्था होती है वो सबको पता होगा, ठीक है, जिसने गेहूं याद कर लिया होगा उसको पता होगा, CRI स्टेज गेहूं की जो सिंचाई की प्रथम अवस्था होती है, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे DAP का पूरा नाम क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये कोई आपसे पूछने वाले क्वेश्चन है, ये सब आप लोग अच्छे से कर लेंगे। मृदा की किस संस्तर में निस्सयन क्रिया होती है, मतलब लीचिंग किस में होती है, तो A संस्तर में, ये तो हमने ही आपको पढ़ाया था। गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र गहनता के बारे में लिखें। फसल चक्र गहनता हमने आपको अभी नहीं पढ़ाई है, तो वो आप लोग थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। यही टॉपिक आपका बचा है, ये आप अपना पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका आंसर 2 होगा, ठीक है, 2 हमने किया था, शायद 2 ही इसका सही आंसर होगा, तो आप लोग इसको देख लेंगे। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 को इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5, ठीक है। तो स्टार्टर क्या है, ठीक है, स्टार्टर घोल क्या है,
और कंपोस्ट खाद बनाते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। ठीक है, कंपोस्ट अगर खाद आप लोग बना रहे हैं तो आप लोग कौन कौन सी 2 सावधानियां हैं वो लिखेंगे, तो वो आप लोगों को पता होगा, आप लोग याद कर लिए होंगे, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टर गोल क्या होता है? स्टार्टर गोल वो होता है जैसे आप लोग कोई बीज उपचारित करते हैं वो बोने से पहले, तो आप लोग वही आपका स्टार्टर गोल हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, पौधे वृद्धि हेतु तो द्वितीयक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका हमने बताया था कि प्राइमरी एलिमेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी एलिमेंट क्या होते हैं, तो वही आपका सेकेंडरी एलिमेंट पूछ रहा है, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो पूछ रहता है। ठीक है, सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं? CAMGS। ठीक है, प्राइमरी यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, प्राइमरी जो एलिमेंट होते हैं वो NPK होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट जो होते हैं वो NPK होते हैं, जो सेकेंडरी होते हैं वो Ca मतलब कैल्शियम, Mg, Ca, Mg और S। ठीक है, CAMGS ये सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं, तो ये हम आपको कल क्लास में करा देंगे। ठीक है, और जैसे गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए ऊपरी 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है, क्यों होता है? तो गन्ने की क्रॉप आपने पढ़ी है अच्छे से, उसमें सर ने बताया था। अमेरिकन कपास की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम ये भी आपको सर बता चुके हैं। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? अरहर का उकठा रोग, इसकी पहचान करिए और इसके रोकथाम के बारे में लिखिए। तो अरहर जब आपको सर ने पढ़ाई थी तो रोग भी पढ़ाया था कि पिल्ट का जो उकठा रोग होता है अरहर का, वो कैसे आप उसकी पहचान करेंगे और कैसे उसका रोकथाम करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा। उर्वरकों को ठोस रूप में प्रयोग करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उर्वरकों को ठोस विधि में उपयोग करने के लिए विधियां आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके सर ने कल क्लास ली थी, उसमें आपको पढ़ा दिया गया था। आधुनिक कृषि पर पर्यावरण का कुप्रभाव। ठीक है, मतलब ये वही हो गया कि हम ज़्यादा आपका वो उर्वरक वगैरह उपयोग करते हैं और छिड़काव वगैरह करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। तो आप सब लोग अब समझ गए होंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। हमने इतना आपको लेक्चर दिया था इसी के ऊपर कि आप लोग जब इसका कोई ज़्यादा चीज़ यूज करेंगे, ज़्यादा खाद वगैरह देंगे, उर्वरक देंगे ज़्यादा, तो क्या होगा। तो ये सब हम लोग पिछले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसे ही 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मृदा अवकर्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मृदा अवकर्षण से आप क्या कर समझते हैं, मतलब सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा अवकर्षण की विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। अब इसमें आप लोगों के लिए ये अच्छा चीज़ है कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन के उपयोग का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये बिल्कुल जैसा हमने आपको बताया था वही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, वही तो है यहाँ पे अभी हम आप डिस्कस किए थे आपसे, रासायनिक उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन के प्रयोग का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये अभी हम आप वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे ना, तभी हमने आपको बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पे ये लिखनी है। ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन आपका पीछे ही था। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, मक्के की खेती का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मक्का दे दिया है या मूंगफली दे दिया है। अब आप लोग कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, बॉटनिकल नेम, फैमिली, टू एन, ओरिजिन, प्लेस, टाइप ऑफ फ्रूट, ये सब कुछ लिख के उसके बाद आप आ जाएंगे किस पे? क्लाइमेट पे। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट पूछा नहीं गया है, तब भी आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, क्लाइमेट में थोड़ा लिख देंगे, मतलब इसका टेम्परेचर वगैरह लिख देंगे। उसके बाद आएंगे वैरायटी पे। ठीक है, वैरायटी लिखने के बाद अब आप लोग ये कर सकते हैं कि वैरायटी के बाद तुरंत खाद और उर्वरक लिख दीजिए, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए और कटाई और उपज कर दीजिए। ठीक है, मतलब जब तक आपका क्लाइमेट वगैरह नहीं हो जाए तब तक आप वैरायटी पर मत आना। ठीक है, और जितने हमने आपको पॉइंट बताए, 12 पॉइंट बताए हैं, तो 12 ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 12 लिखें। जब आपको ये हेडिंग देते जाएँ तो हेडिंग ही लिखें। ठीक है, लेकिन ऊपर आप उसका क्लासिफिकेशन ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग उसका क्लासिफिकेशन ज़रूर करें। जैसे मक्के की, अब मक्का हो गया, वहाँ पे अब मूंगफली हो गया। ठीक है, मूंगफली की खेती, उत्पत्ति एवं जलवायु इसमें पूछ लिया गया, वैरायटी पूछ ली गई, बीज दर और बीजोपचार पूछ लिया गया, खाद और उर्वरक पूछ लिया गया। ठीक है, तो जितना यहाँ पे आपको पूछा जाएगा वो आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, और जब आप लोग पेपर करेंगे
तो वहाँ पे समय का विशेष ख्याल रखेंगे। ठीक है, समय आपका लिखते लिखते कम पड़ जाता है, तो आप लोग शुरुआत से ही स्पीड अपनी मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, अब ये तो था हमारा 2016 का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बचा है। 2018 का क्वेश्चन पेपर है ना, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें आपके 6 सवाल दे दिए गए, इनमें से 4 के बारे में आपको लिखना है। तो 4 के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अधिकीलन क्रिया ये लिख लीजिए, या अंधी गुड़ाई लिख दीजिए। अंधी गुड़ाई क्या होती है? जब आपका खेत में पपड़ी बन जाती है। ठीक है, मान लो आपकी बारिश हो गई। ठीक है, मतलब आपने आज शाम को आपका खेत की बुवाई कर दी। ठीक है, और रात में बारिश हो गई, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो गई, तो खेत में ऊपर क्या होता है, पपड़ी सी और परत एक जम जाती है ऊपर, तो उसको ही तोड़ना हम क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई उसको कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस तो आप लोग लिख ही सकते हैं। जैव उर्वरक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, रोगिंग के बारे में लिख सकते हैं, चिपको आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। ये सारे के सारे टर्म आपको पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, जब आप अभी क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। तो इनमें से आप लोग कोई 4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, पैगिंग क्या होती है बताया नहीं था ना, पैगिंग बताया था आपको। ब्लाइंड होइंग, ग्रीन हाउस गैसेस, बायो फर्टिलाइजर, रोगिंग, चिपको मूवमेंट, ये आपका 2018 का था। अब 2019 का भी देख लेंगे आप लोग 2 मिनट में। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय इसमें से क्या क्या हो सकता है? वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, ऑप्शन वृक्षारोपण, हाँ हो सकता है। वाहनों में सीएनजी का प्रयोग, ये भी हो सकता है। वनों की कटाई पर रोक, तो ये भी हो सकता है वायु प्रदूषण। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब जहाँ पे इनमें से सभी दिया है तो ज़्यादातर वो सही होता है। ठीक है, ऐसे भी आप देख लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण किस खाद या उर्वरक से अधिक होता है? पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो किस खाद और उर्वरक से अधिक होता है? तो गोबर की खाद से नहीं होता है अधिक, हरी खाद से भी नहीं होता है, केंचुए की खाद से भी नहीं होता है, रासायनिक उर्वरक से होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। आगे बात करते हैं हरी खाद के लिए। सनई की फसल बोने के लिए कितने दिन बाद पलटी जाती है? तो 8 से 10 सप्ताह इसका सही हो जाएगा। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है। चिपको, जो चिपकनी मिट्टी होती है इसमें बालू की प्रतिशत मात्रा आपकी 65% हो जाती है। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन जैसे आए थे, किस तत्व की कमी से पौधे बौने एवं निचली पत्ती पीली पड़ जाती है? तो जब आपको अभी कराया गया था उसमें आपको करा दिया गया था। ठीक है, एजुला का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? धान। ठीक है, धान के खेत में एजुला का प्रयोग हम कर देते हैं। डेपोंग विधि का संबंध किस फसल से है? तो ये भी इसका आंसर धान हो जाएगा। पैगिंग का संबंध किससे है? पैगिंग किस में होती है? तो मूंगफली में होती है। ठीक है, पैगिंग किस में होती है? शायद मूंगफली में ही होती है। ये क्लियर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, पैगिंग किस में होती है? मूंगफली में ही होनी चाहिए। और कितने वर्ष का फसल चक्र है ये आप लोग देख लेंगे। मृदा अवयवों के नाम लिखिए। ठीक है, मतलब सॉइल कंपोनेंट के नेम लिखिए। तो आप लोगों को जो मृदा अवयव हैं वो पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो यहाँ पे देख लीजिए 2 मिनट में। जो सॉइल कंपोनेंट हैं वो 4 आप लोग बांट लीजिए 4 भाग में। ठीक है, मतलब 45% नहीं 25% एयर और 25% वाटर। ठीक है, और 45% और 5%। ठीक है, ऐसे अगर नहीं लिखेंगे आप लोग तो ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये आप लोगों के लिए एक नया चीज़ है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, एक नई चीज़ है यहाँ पे, तो आप लोगों को बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मृदा अवयव यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसा आप लोग बना लेंगे। ठीक है, एक तरफ ऐसा हो जाएगा और एक तरफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 25%। ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिए 25%। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 45% और यहाँ लिखेंगे 5%। ठीक है, 25% क्या होगा? मृदा में एयर होगी। ठीक है, 25% एयर होगी। 25% क्या होगा? 25% वाटर होगा। ठीक है, और 45% क्या होगा? तो मिनरल मटेरियल्स होंगे यहाँ पे, मिनरल्स मटेरियल। ठीक है, मिनरल्स मटेरियल होंगे। और 5% क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर आप लोग ऐसा ही लिख लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मतलब 25% आपकी हवा होती है मिट्टी में, ये मिट्टी का है। ठीक है, सॉइल के कंपोनेंट हैं। सॉइल के में क्या क्या होता है? 4 चीज़ें होती है। 25% सॉइल में एयर पाई जाती है, 25% वाटर होता है। ठीक है, 5% इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है और 45% आपका जो खनिज पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये
क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये फिगर बनाते और यहाँ पे एक बार लिख देते तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, पौधों में फास्फोरस की कमी के 2 लक्षण लिखिए, तो ये आपको पढ़ा दिया गया है। सभी आपके एलिमेंट लिखा दिए गए हैं कौन से, जैसे नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, फास्फोरस की कमी से क्या होता है, ये सब कुछ। जल को प्रदूषण करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, टीपीएस क्या होता है, मतलब ट्रू पोटैटो सीड, ये क्या होता है, ये आपके हॉर्टिकल्चर वाले सर ने पढ़ाया था। ठीक है, और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, एसआरआई क्या है, तो एसआरआई आपका सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है क्या है, तो उसका एसआरआई से आपकी कितनी सीड रेट वगैरह होती है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह ये सब कुछ लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में विभेद कीजिए, मतलब कार्बनिक खादें कौन सी हैं और अकार्बनिक खादें कौन सी हैं, ये सब आपको कल की क्लास में पढ़ाया गया था। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख लेंगे और अपने 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब गेहूं एवं गेहूं के मामा जो फेलरस माइनस होता है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो गेहूं और गेहूं के मामा की पहचान कैसे करेंगे आप लोग, तो वो तो दिखाई देता है ना। जैसे सबसे पहली पहचान क्या होती है, जैसे आप लोग गेहूं के खेत में बैठ जाइए। ठीक है, गेहूं के खेत में आप लोग मान लो बैठे हैं अभी। ठीक है, गेहूं के खेत में आप लोग बैठे हैं। अब आप लोग देखेंगे जो नॉर्मली हमारी खेत में क्रॉप खड़ी हुई है उससे थोड़ा और ऊंचाई पे, ठीक है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जो पौधे दिखाई देते हैं वो हमारे गेहूं का मामा होता है। ठीक है, एक पॉइंट आप ऐसे पहचान सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसकी जो गांठें होती हैं वो लाल कलर की होती हैं। ठीक है, इनका लाल रंग सा होता है, लाल सा रंग होता है इनका, जो फेलरस माइनर होता है उसका गांठ का। ठीक है, तो ऐसे आप लोग पहचान कर सकते हैं और आप लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चने के प्रमुख कीट रोग एवं उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। आपको सर ने जब चना की क्रॉप पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था। अब मटर की खेती आ गई, इसमें मटर की खेती का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मटर की आप लोग क्लासिफिकेशन पहले लिखेंगे उसके बाद आप इस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। ऐसे ही बरसीम की खेती आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बरसीम की खेती भी आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों में नाइट्रोजन के कार्य। ठीक है, पौधों में नाइट्रोजन के कार्य के बारे में लिखिए। ठीक है, कमी के लक्षण, मतलब नाइट्रोजन की कमी से के क्या क्या लक्षण हैं वो लिखिए, तथा कमी दूर करने के उपाय, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो गई खेत में तो कैसे उसके उपाय करेंगे। 3 क्वेश्चन है इसमें, नाइट्रोजन के कार्य 2 नंबर का, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या होते हैं 2 नंबर के, और कमी दूर करने के उपाय 2 नंबर के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ये नहीं कर पाएंगे तो मृदा अपरदन कर दीजिए। ठीक है, मतलब सॉइल इरोजन, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है ना, अच्छे से पढ़ाया गया है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसे रोकने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अच्छे से सभी कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया गया है। अब ऐसे ही इनमें से 3 के बारे में लिखिए, या फिर आप लोग लिख दीजिए शीर्ष कर्तन मतलब टॉपिंग। ठीक है, शीर्ष कर्तन मतलब टॉपिंग के बारे में लिख दीजिए, जैविक खेती के बारे में लिख दीजिए, भूपरिष्करण के बारे में लिख दीजिए, या पर्यावरण प्रदूषण के, या उक्ता रोग के। ये सब कुछ ऐसा सिलेबस है आपका कि आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं इसको। तो आज की क्लास में आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग अच्छे से उसका दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, वैसे हमने आपको बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। 1 घंटा ही हुआ है आपकी क्लास चलते हुए, तो अब आप लोग अपने आप को थोड़ा अलग लेवल पर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप लोग अगर ये जितना काम मैंने कराया यहाँ पे अच्छे से वीडियो को समझ गए होंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, जो कुछ लिखवाया वो लिखे होंगे, और जो कुछ काम करवा रहे हैं वो कर रहे होंगे, तो आप अपने आप को अलग लेवल पर ही पा रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं पा रहे हैं अलग लेवल पर तो एक बार रिवीजन कर लेंगे तो अलग लेवल पर पाएंगे। ठीक है, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप अपने साथ वालों से बहुत आगे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहेंगे। ठीक है, प्यार और साथ आप अपना ऐसा ही बनाए रखेंगे, जिससे कि और आपके आने वाले लोग इसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग केवल एक काम करेंगे, आप लोग क्लास को अगर पसंद आई हो तो लाइक करेंगे,
चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, मतलब वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। और चैनल खुद तो सब्सक्राइब करेंगे ही अगर पहली बार देख रहे हैं, और दूसरों को भी करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे अब आपके 5 सब्जेक्ट और बचे हैं, जो 4 सब्जेक्ट आपके बचे हैं इसमें। 11th वालों के, 12th वालों के आपके 5 क्वेश्चन जो पेपर हैं वो बचे हैं। तो अगली क्लास आपको मंडे तक मिल जाएगी, ठीक है। मंडे तक 11th वालों को बॉटनी की क्लास मिलेगी अब, और 12th वालों को जूलॉजी की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही क्लास को देखते रहेंगे, और जो लोग पहली बार क्लास में आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अब विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।